स्टूडियो में हमारे साथ है विवेक रंजन मैत्रे। आपको बता दें कि सीईओ हैं बिहार खादी में और साथ ही साथ ये निदेशक हैं हस्तकरघा रेशम में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर अगर हम खादी की बात करें, हम जैसा कि जानते हैं कि आप सीईओ हैं बिहार खादी के, तो खादी एक पहचान है, एक विश्वास का नाम है और कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश का शान है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बदलते परिवेश में काफ़ी कुछ बदला है। आज हम देख रहे हैं कि जो खादी है वो भी हर स्टाइल में खादी को बनाया जा रहा है, उसका यूज़ किया जा रहा है, नए नए ट्रेंडिंग कपड़ों में भी खादी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको पता होगा खादी कैसे हमारे स्वाधीनता आंदोलन का एक अहम हिस्सा रहा है और कैसे महात्मा गांधी जी ने खादी को एक विचार का नाम दिया और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नारा दिया। कैसे किस प्रकार ब्रिटेन के औपनिवेशिक कॉलोनियलिज्म की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसको उन्होंने उस चैलेंज को पहचाना और खादी के माध्यम से पूरे राष्ट्र को अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकजुट किया। फिर उसके बाद स्वाधीनता के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार ने खादी ग्रामोद्योग अधिनियम के तहत खादी और ग्राम उद्योगों को सहारा देने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन और राज्य स्तर पर खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड का गठन किया। और तब से लेकर अभी तक लगातार खादी के जो उत्पादक हैं उनको सपोर्ट वेरियस विभिन्न तरीके के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट संघ करता आया है। पर आज के परिवेश में जब वो बदलते चॉइसेस के अनुसार खादी जब नहीं अपने आप को कर पा रहा था, तो वापस से क्या आया कि कैसे इसको हम जो मॉडर्न जो स्पेंडर्स हैं जिनके पास परचेजिंग पावर है उनके टेस्ट और उनके चॉइसेस के अनुरूप कैसे इसको ढालें। तो तभी बिहार सरकार का एक अनूठा उदाहरण हुआ खादी मॉल, जहाँ पे खादी से निर्मित जो आधुनिक से आधुनिक वस्त्र हैं सभी न केवल ट्रेडिशनल बल्कि ऑल मॉडर्न अटायर जितना है सारा का सारा खादी मॉल पे उपलब्ध है। और आज के युवा तक उसको पहचानने के लिए KVIC और KVIB अन्य जगह भी आउटलेट्स खोल रहे हैं। सो आज के युवा के पास चॉइसेस हैं खादी वस्त्र को अवधारण करते हुए भी मॉडर्न दिखने के। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम खादी ग्रामोद्योग को हर जनमानस तक पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ इसको बढ़ावा देने की गति के बारे में क्या ज़रूरत महसूस करते हैं आप, इस विषय में भी जानना चाहेंगे। जी खादी और ग्रामोद्योग में कभी इट वाज नॉट अ प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। उसका था कि हम जितना कंपनीज और जितना फर्म्स जैसे इतना मार्केटिंग और वो कर पाती थी, तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग था। तो और जो लैक ऑफ फैशन चॉइसेस की जो बात थी उसकी वजह से थोड़ा मार्केटिंग में समस्या आ रही थी। और अभी वर्तमान में जैसे हम लोग ई-कॉमर्स के आदी हो गए हैं, सहूलियत होती है कि ई-कॉमर्स में कि अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठे बैठे हम लोग अपने चॉइस के अनुसार परिधान मंगा सकते हैं। तो उसी प्रकार से उनको अब ज़रूरत है कि हम भी ई-कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी, डायरेक्ट होम डिलीवरी और इस तरह के मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे आएँ। ट्रेडिशनल खादी शॉप्स और खादी मॉल तो है ही, लेकिन जब तक हम इस सहूलियत और ई-कॉमर्स वाले मॉडल पर नहीं आएंगे तो हम ऑब्वियसली आसान रहेगा कस्टमर के लिए कि वो किसी अन्य बिजनेस कॉमर्स ऐप पे करके अपने चॉइसेस से कपड़े खरीद सकें। तो अभी सरकार की ये पहचान है कि जितने भी हमारे खादी और ग्राम उद्योग के जितने भी उत्पादक हैं उन सभी को जो मॉडर्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उदाहरण ONDC, हमारा बिहार खादी का खुद का भी ऑनलाइन पोर्टल है और MSME मार्ट भारत सरकार का प्रयास है MSMEs को प्लेटफॉर्म देने के लिए, इन सभी पर उनको हम लाएँ और आधुनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल चेन है उनमें उनको इंटीग्रेट करें। तो ये प्रयास है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग नेटवर्क अधिक सुदृढ़ हो। जी बिल्कुल, क्या बात है। और जैसा कि खादी के बारे में बात करें मुस्कान, तो खादी उसकी पहचान भले आज बढ़ गई हो, लेकिन इसकी जो सोच है काफ़ी पुरानी है, जिसकी नींव जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रखी थी। खादी जो आज ट्रेंड बन गया है मुस्कान, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बुजुर्ग ही पहने, इससे नेता ही पहने, बल्कि हमारे जैसे जो यूथ है वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि खादी को आज एक स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि विवेक रंजन मैत्रे जी, इन्होंने भी खादी पहन कर आए, काफ़ी कूल लग रहे हैं आप सर इस खादी में।
तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप रेशम हथकरघा विभाग में भी आप कार्यरत हैं, तो जब भी रेशम की बात आती है तो भागलपुर को हम कैसे भूल सकते हैं। भागलपुर पूरे देश भर में अगर बात की जाए तो उसकी एक नई पहचान है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में, अगर पूरी दुनिया भर में ये काफ़ी मशहूर है। तो भागलपुर से निकलकर और भी राज्यों में और भी ज़िलों में कैसे इसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और भी कैसे लोग इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएं ताकि इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़े बिहार। जी, आपने सही कहा। भागलपुर अपने सिल्क की क्वालिटी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, और आपको पता होगा कि इसको जीआई टैग भी मिला है, जो किसी भी अन्य तरह के सिल्क को भागलपुर सिल्क के नाम पर वितरण या उसका मार्केटिंग नहीं किया जा सकता है। सो सिल्क एक बहुत नेचुरल फाइबर है, और ऑब्वियसली इसका कंपटीशन मैन मेड सिंथेटिक पॉलीमर और फाइबर से होता है। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉस्ट एंगल पर थोड़ा, क्योंकि रेशम बहुत ही श्रम से, बहुत ही जो कृषक हैं उनकी मेहनत से, और जो कीट पालक हैं उनकी बहुत मेहनत से उत्पन्न किया जाता है, तो रेशम हमेशा थोड़ा सा प्रीमियम रहा है, तो उसकी वजह से कॉस्ट एंगल एक थोड़ा सा पड़ता है। इसको करने के लिए ज़रूरी है कि हम रेशम का उत्पादन बढ़ाएं। तो बिहार में 3 तरह का रेशम होता है, एरी सिल्क, तसर सिल्क, जो इसमें से, और मलबरी सिल्क। तो मलबरी सिल्क के विकास के लिए राज्य सरकार कई वर्षों से योजना चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना कोसी के सीमावर्ती ज़िलों में चली, जिससे अच्छा उत्पादन मलबरी का हुआ। लेकिन जो एरी सिल्क है वो पूरे बिहार के जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग सभी उनका इको क्लाइमेटिक रीजन एडी सिल्क के लिए सूटेबल है। तो वर्तमान में सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ईडी को बहुत अधिक बढ़ावा दे रही है। इसके लिए जो कृषक हैं, पालक हैं, उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रेनिंग और ये सब सपोर्ट बिहार डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से मिल रहा है। और ये इस तरह की गतिविधियां जो डायरेक्टरेट है हस्तकरघा और रेशम, उसके माध्यम से चलाई जाती हैं। तो वर्तमान में प्रयास हो रहा है कि एरी सिल्क को, क्योंकि एरी भी एक हार्ड प्लांट है, वो किसी भी तरीके के परिवेश बिना बहुत ज़्यादा केयर के वो उग सकता है, कैस्टर जिसे कहते हैं, और उससे जो निकलने वाला सिल्क है वो अगर उसका उत्पादन बढ़ेगा तो ये और उसका कॉस्ट भी कम आएगा। जी, तो ये लगातार प्रयास है कि कैसे सिल्क को जनमानस तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए एरी, मलबरी और जो तसर है वो और सीमित क्षेत्रों में होता है। तो तीनों ही सिल्क को बढ़ावा देने का राज्य सरकार का प्रयास है। और सर, हम लोग खादी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ों पे हमने जाना, में आपने काफ़ी चीज़ें हमें बताई भी, और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि खादी एक वस्त्र नहीं, ये एक विचार है। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ स्कीम है, और साथ ही साथ जो युवा हैं गांव के, वो अपना किस तरीके से उद्यमी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया। उद्योग विभाग बिहार सरकार का लगातार प्रयत्न है कि न केवल बड़े बल्कि छोटे और मझोले उद्योग भी पूरे राज्य भर में उनका विकास हो, उनकी स्थापना हो, और उनकी स्थापना के माध्यम से यहाँ के युवा वर्ग को रोज़गार मिले। तो इसके लिए विभिन्न तरह की स्कीम्स का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से सबसे प्रमुख स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आपको पता होगा, बहुत ही युवाओं के बीच बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इस स्कीम में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए दी जाती है, जिसमें से 5 लाख रुपए अनुदान होता है और 5 लाख रुपए एक सॉफ्ट लोन होता है, एक अधिकतम 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो जब इतनी बड़ी मदद उद्यम को शुरू करने के लिए सरकार आपका जो कैपिटल कॉस्ट है लगभग सारा बियर कर लेती है, तो उसके बाद उद्यम को चलाने में बहुत ही सहूलियत होती है। और पिछले 5 वर्षों से ये योजना संचालित है और इसमें ढेरों आवेदन हमें युवाओं से प्राप्त होते हैं। और इस वर्ष का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पोर्टल खुल चुका है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 65 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बनाए गए हैं, जिनमें आप लगभग हर क्षेत्र को वो कवर करते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स में आप अपने रुचि के अनुसार अपना प्रोजेक्ट का आवेदन कर सकते हैं। और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर उसका रैंडमाइजेशन की विधि से उनका चयन होता है। तो जो भी युवा इसमें क्या कहते हैं चयनित होते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि इस योजना की मदद से अपना उद्यम स्थापित कर सकें। इसके अलावा भारत सरकार भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और PFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना,
भी चलती है, जिसके तहत वो अपना खाद्य रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें, सीएम उद्यमी बिहार साइट को ज़रूर विज़िट करें, और मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से या फिर अपने नज़दीकी ज़िला उद्योग केंद्र पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उद्यमियों का स्वागत है। वहाँ पर अपनी शंकाएं, अपने विचार और किसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, विवेक रंजन जी, 2017 बैच के अब आप आईएएस अधिकारी हैं। 2015 में आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप सेलेक्ट हुए। 2016 में आपने बड़ी छलांग लगाकर यूपीएससी आपने क्रैक किया, 164वीं रैंक आपने हासिल किया, और 2017 में आप आईएएस अधिकारी बने। आप आपकी पहली पोस्टिंग के बारे में जानना चाहेंगे। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी? और कहते हैं कि पहली पोस्टिंग थोड़ा रोचक हो जाता है और इंटरेस्टिंग रहता है, यादगार होता है। शुरुआत काफ़ी रोचक होता है। तो जरूर चाहेंगे उसके बारे में बताएं, और कहाँ पर आपका पदस्थापना हुआ था? जी, धन्यवाद। ट्रेनिंग के उपरांत पहला पदस्थापन अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का एक अनुमंडल है, वहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापना हुई थी। सो जो ये वाला काल था वो कोरोना वाला पीरियड था, तो वहाँ पर बहुत ही विभीषिका, ये राज्य का वैश्विक स्तर की विभीषिका थी, जिसपे पूरा प्रशासन कैसे इस विभीषिका से जान माल की सुरक्षा कैसे की जा सके, और हमारे जो लॉकडाउन जनित जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनसे डील करने में वो एसडीएमशिप वाला फेज़ बहुत ही रोचक था। बहुत लर्निंग्स भी थी, और बहुत ही क्लोजली इस समस्या से, क्योंकि हम लोग फील्ड पर थे एसडीएमशिप, सो पूरे जो सरकारी तंत्र था वो कैसे आम जनमानस को इस विभीषिका से राहत दिलाई जा सके उसमें लगा हुआ था। और जिसी का परिणाम था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि सीमित संसाधन होते हुए भी बिहार में कोरोना से क्षति अपेक्षाकृत बहुत कम हुई थी। तो वो एक रोचक बहुत ही कठिन फेज़ था वो प्रथम पोस्टिंग का। सर, हमने खादी से जुड़ी काफ़ी चीज़ों पे आपसे बातचीत की, काफ़ी चीज़ें आपने बताई, स्कीम्स के बारे में भी बताया, और आपने ये भी बताया कि हम युवाओं, जो भी गांव के युवा हैं, वो किस तरीके से अपना उद्यमी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम हस्तकरघा की बात करें तो जो भी स्वरोजगार हैं वो अपना किस तरीके से उद्यमी स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही सबसे ज़रूरी कहीं ना कहीं इसके ज़रिए जो टेक्सटाइल हो गया, क्राफ्ट हो गया, इसके ज़रिए हम कहीं ना कहीं अपने सभ्यता और संस्कृति को भी दर्शाते हैं, दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं इसके एक, अगर मैं मधुबनी पेंटिंग की ही बात करूं तो आज हर कोई जानता है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, तो इसको बढ़ावा देने के बारे में, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने में किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस विषय में क्या बताएंगे? जी, निदेशक हस्तकरघा के रूप में जो हस्तकरघा क्षेत्र के प्रक्षेत्र के विकास के लिए जो राज्य स्तर की और केंद्र सरकार की दोनों की योजना का क्रियान्वयन इस निदेशालय के माध्यम से होता है। तो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत जो चिन्हित क्लस्टर्स हैं वहाँ पे ये हस्तकरघा क्षेत्र का लगातार संवर्धन और संरक्षण होता रहे, उसके लिए फाइनेंशियल, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रेनिंग्स और इसका के माध्यम से हस्तकरघा प्रक्षेत्र को क्रियाशील रखने के लिए ये सब योजनाएँ चलाई जाती हैं। NHDP प्रोग्राम के तहत उनको मार्केटिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस तरह के भी हम लोग इंटरवेंशंस करते हैं। राज्य सरकार की ओर से सभी बुनकरों को कार्यशील पूंजी की योजना के माध्यम से उनको वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर सकें। उसके अलावा हस्तकरघा एक क्षेत्र, उसको हस्तशिल्प, बिहार का हस्तशिल्प में आपने मधुबनी पेंटिंग का नाम लिया, बट उतने ही फाइन, उतने ही आर्टिस्टिक अन्य भी क्राफ्ट्स हैं बिहार में, जैसे कि मंजूषा पेंटिंग, टुकली पेंटिंग, गया में पत्थर का वर्क होता है, टेराकोटा है। तो इस प्रकार के कुछ 18 आइडेंटिफाइड ट्रेड्स हैं जिसमें बिहार सरकार ट्रेनिंग्स और फाइनेंशियल मदद करती है। तो इसमें जो प्राइम एजेंसी है वो है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान। ये उद्योग विभाग के नियंत्रण में एक सोसाइटी है जिसके तहत ट्रेनिंग और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और उनके जो बनाए उत्पाद हैं उनको भी विभिन्न मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू उनको बाजार उपलब्ध कराया जाता है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार का पार्टिसिपेशन हो, बल्कि देश के विभिन्न प्रमुख महानगरों में भी बिहार कनेक्ट के नाम से एक मेला का आयोजन किया जा सकता है, जहां यहाँ से लगभग 100 की संख्या में आर्टिस्ट, हस्तकरघा, हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगर उसमें हिस्सा लेते हैं। तो इससे न केवल उनको आय का सृजन होता है, बल्कि पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम भारत एक विविधताओं भरा देश है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया भी बिहार के हस्तशिल्प के बारे में उनको
ज्ञान होता है, और ये इसी कल्चर के माध्यम से भारत एक इतना सुंदर देश बिल्कुल, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है मुस्कान की, हम जैसे यूथ भी इस कल्चर को आगे बढ़ाए। फैशन के दौर में अगर आप भी अलग दिखना चाहते हैं तो खादी आपको धारण करना होगा, क्योंकि अगर खादी आप इस्तेमाल करते हैं, खादी आप पहनते हैं, तो जो असंख्य लोग, हजारों लोग, लाखों लोग जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनकी आप मदद कर रहे होते हैं। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, खत लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और उसके पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आकर अपनी उपलब्धि भी बताई और अपने जो काम भी गिनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मेरा सभी अनुरोध होगा दर्शकों से कि कृपया खादी और ग्रामोद्योग को सपोर्ट करें। डू विजिट आवर जितने भी हमारे सरकारी एम्पोरियम हैं, सबसे जो प्रमुख है खादी मॉल गांधी मैदान पे, वहाँ आएँ और हमारे आर्टिस्ट को, हमारे उद्यमों को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, वक्त तो चला है आपसे अलविदा लेने का। जैसा कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजो, जिससे हम ये जान सके कि आपको आज का ही हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। दर्शकों, तो फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा email ID है director.ddk patna@gmail.com।